सारी बातें समझ आ जाएंगी। हम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। सर 2019 और 20 की बुक के एडिशन में ज्यादा फर्क है। हाँ बेटे, बहुत फर्क है। ओके सर, फिर कल से 2020 के एडिशन वाली ले आऊंगा। सर आप म्यूट पर हो। बेटे इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आप पहले चुपचाप सुनेंगे मेरी बातों को, उसके बाद डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। बेटे ये आपका गोडाउन है। ये आपके पास गुड्स रखे हैं। ये आपके पास स्टॉक है बेटे, जो गोडाउन में रखा है। और ऑब्वियस सी बात है बेटे, जो स्टॉक आपके पास गोडाउन में है ये आप कभी ना कभी परचेज करके लाए होंगे। ये आप कभी ना कभी परचेज करके आए होंगे बेटे, और ये गुड्स आपके गोडाउन में रखे हैं। मान लो बेटे दो सिचुएशन यहाँ पे आ गई। एक सिचुएशन है बच्चों, आपके स्टॉक में, आपके गोडाउन में चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, या बेटे आपके गोडाउन में फायर हो गई। आपके गोडाउन में या तो थेफ्ट हो गया या आपके गोडाउन में फायर हो गई, आग लग गई बेटे, या तो चोरी हो गई या आग लग गई। बेटे दोनों ही केस में, ये जो दोनों ही केस हैं, इसका मतलब आपके लिए लॉस है बेटे। चाहे थेफ्ट हो या फायर हो, वो आपके लिए लॉस है। आपके गोडाउन में स्टॉक रखा था बेटा जिसको आप परचेज करके लाए थे, आपके यहाँ पर थेफ्ट हो जाए या आपके यहाँ पर फायर हो जाए बेटे, आग लग जाए गोडाउन में, दोनों ही केस में आपके लिए तो लॉस है बेटे, वो लॉस हो गया आपके लिए। अब बेटे इस लॉस से बचने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं बेटा गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जल्दी से समझ जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दूं बेटे। आप लोग स्कूटी खरीद के लाए, बाइक लेकर आए, तो आप स्कूटी और बाइक की इंश्योरेंस करवाते हैं। ऐसे बेटे आपके गोडाउन में जो स्टॉक रखा होता है जिसको आप परचेज करके लाते हैं ना, हम उसके लिए भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि अगर हमारे स्टॉक के अंदर कभी हमारे गोडाउन के अंदर चोरी हो जाए, कभी गोडाउन में आग लग जाए, तो हम उस लॉस से बचने के लिए बेटे क्या करेंगे, हम उस लॉस से बचने के लिए बेटे गुड्स को इंश्योर करवा लेंगे। हम बेटे इंश्योरेंस करवा लेते हैं, हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है सर। आपकी बुक्स में बेटे दो केस गिवन है, आपकी बुक्स में दो केस गिवन है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। बेटे केस नंबर 1 हमारे को दिया हुआ है जब आप लोगों ने क्लेम नहीं करवा रखा, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा बेटे।
जब आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ बेटा, आप लोगों के पास जो स्टॉक पड़ा है, जो गुड्स पड़े हैं, आपने बेटे उसके लिए इंश्योरेंस नहीं करवा रखी। ओके सर। व्हेन देयर इज नो इंश्योरेंस, बेटे जब इंश्योरेंस नहीं होगी तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। और सेकंड केस आपको दिया हुआ है, व्हेन देयर इज इंश्योरेंस, जब आपने गुड्स को इंश्योर्ड करवा रखा है। ठीक है सर। मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ सारी बातों को बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो ऐसे लिखा है बेटे, गुड्स अनइंश्योर्ड, गुड्स अनइंश्योर्ड है, ऑफ ₹3,000, ये इनकी परचेज कॉस्ट है। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बेटे वो डिस्ट्रॉयड हो गए क्योंकि आपके गोडाउन में आग लग गई बेटे, फायर हो गई। और साफ साफ लिखा है बेटे, आप लोग ध्यान से देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि गुड्स अनइंश्योर्ड है। तो सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए क्लेम तो देगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बेटे कि आपके गुड्स अनइंश्योर्ड है। तो बेटे ये सारा का सारा लॉस हम लोगों को ही बियर करना पड़ेगा, बिजनेस को ही बियर करना पड़ेगा बेटे लॉस। इस लॉस को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करेगी। ये लॉस बेटे आप लोगों को ही देखना है। जी सर। तो बेटे हमारे पास इसके लिए क्या एंट्री आएगी बेटे, हम इस लॉस के लिए क्या एंट्री करेंगे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले ही याद करवा चुका हूं बेटे, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर हमारे पास से क्या कम हो जाएगा बेटे, आपके पास से जो आप परचेज करके लाए थे गुड्स, जो आपने स्टॉक में रखे हुए थे बेटे, वो परचेजेस आपके पास से कम हो जाएंगे। और जब परचेजेस कम होती हैं तो बेटे वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, टू परचेजेस है। 3,000, 3, loss of stock by fire account debit to purchases account 3,000, 3,000 being the goods destroyed by fire। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे बस। सर एक बार लास्ट का रिपीट कर दो। बेटे जो परचेजेस होती हैं उन्हीं से हमारा स्टॉक बनता है। जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं तो बेटे वो परचेजेस से ही हम अपने गोडाउन में स्टॉक बनाते हैं। अब जब हमारे गोडाउन में आग लग गई बेटे तो मेरी परचेजेस कम हो गई। जब परचेजेस होती हैं, जब परचेजेस इंक्रीज होती हैं बेटे तो वो डेबिट होती हैं, जब परचेजेस कम हो रही हैं तो वो क्रेडिट होंगी। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसलिए एंट्री के अंदर बेटे परचेजेस
क्रेडिट हो रहे हैं। ओके सर, नेक्स्ट देखेंगे बेटे। एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स costing ₹1000 damaged by fire. An insurance company accepted claim of ₹800 and check is received from the insurance company. आप बात को बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। आपके गोडाउन में गुड्स रखे हैं बेटे ₹1000 की कॉस्टिंग की, जो डैमेज्ड बाय फायर हो गए हैं। आपके वहां पर गुड्स में स्टॉक में आग लग गई है बेटे, डैमेज्ड बाय फायर हो गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने ₹800 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। इंश्योरेंस कंपनी आपको ₹800 दे देगी। आप समझो बेटे ₹1000 के गुड्स खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको ₹800 दे रही है, ₹800 का चेक दे रही है। इसका मतलब सर जो बाकी के 200 हैं बेटे वो हमारे लिए लॉस हो गए, वो हमारे लिए लॉस हो गए। हमें कभी भी बेटे फुल पैसा नहीं मिलता है। एक अनएक्सेप्शनल केसेस आपकी बुक्स में दी गई हैं जहां पे 1000 के गुड्स हैं और 1000 इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि बेटे जितना गुड्स का नुकसान हुआ उतना ही हमें मिल जाए। हमें कुछ प्रोपोर्शनेट पैसा मिल जाता है, 80%, 90%, 70%। 100% मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है सर, तो बेटे आप सीरीज को देखेंगे बेटे मैं कैसे करूंगा। पहले तो मेरे को लॉस होगा, मैं लॉस की एंट्री करूंगा जैसे हमने ऊपर करी थी। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेजेस अकाउंट 1000। पहले तो हमारा लॉस हो गया बेटे। अब हम लोग बेटे इस लॉस को होने के बाद जल्दी से उठे और हम लोग पहुंच गए इंश्योरेंस कंपनी। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा भाई हमने आपसे अपने गुड्स इंश्योर्ड करवाए थे, हमने आपसे अपने गुड्स इंश्योर्ड करवाए थे, उनमें स्टॉक में आग लग गई है, गोडाउन में आग लग गई है, अब उस लॉस को आप बियर कर लें। यानी हम लोग अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी हेडेक इंश्योरेंस कंपनी को दे आए। बेटे हमने ये मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस पूरा करके देगी, इंश्योरेंस कंपनी अब हमारे को पैसा देगी। तो आप ऐसा मान लो कि बेटे मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कुछ टाइम के लिए अपना डेटर मान लिया बेटे, तो मैंने उनको डेबिट कर दिया क्योंकि डेटर एसेट्स होती हैं। ठीक है बेटे, और एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। अब हमने ये मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को पैसा देंगी बेटे। इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया कि अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, तो हमारे पास पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनी से, हमारे लिए एसेट हो गई, और एसेट के बैलेंस बेटा डेबिट होते हैं। हमने तो यही माना कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को ₹1000 देगी, और हम ये बेटा लॉस इंश्योरेंस कंपनी को देकर आ गए। यहाँ देखो बेटे मैंने लॉस को डेबिट किया है। अब हमने कहा ये हमारा लॉस नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का लॉस है, हम तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मंगा लेंगे। तो बेटे इस लॉस को अपनी बुक से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इनटू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, मैंने इस लॉस को अपनी बुक से हटा दिया कि अब ये लॉस तो इंश्योरेंस कंपनी का है, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लूंगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, पहले मेरे को लॉस हुआ, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया,
कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को अब पैसा देगी, मेरे लिए एसेट होगी बेटे, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। और मैंने अपने इस लॉस को अपनी बुक से हटा दिया बेटे, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये लॉस तो अब इंश्योरेंस कंपनी का है। मैंने इसको अपनी बुक से हटा दिया और मैंने कहा अब ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी का है। ठीक है सर, लेकिन फाइनली हुआ ये कि इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज का क्लेम पास किया। यानी हमारे को सिर्फ वहां से चेक में 800 रुपए का क्लेम मिल रहा है। हमें वहां से चेक में 800 रुपए का क्लेम मिल रहा है। तो जब बेटा मेरे को वहां से चेक में 800 रुपए का क्लेम मिलेगा, 1000 रुपए मैंने वहां पर एडमिसिबल किया कि मेरे 1000 रुपीज मेरे को दे दिए जाएं, लेकिन वहां से सिर्फ 800 रुपीज का क्लेम पास हुआ। तो सर जो बाकी के 200 रुपीज रह गए बेटे, वो हमारे लिए लॉस हो गया, फिर वो मेरे लिए फाइनली लॉस हो गया। तो सर थर्ड एंट्री में मैं क्या लिखूंगा? हमारे पास क्या आया? चेक आया। चेक का आना हमारे लिए कहलाता है बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 800। अब ये इंश्योरेंस कंपनी हमें जब पैसा दे रही है तो मेरे को इसको अपनी बुक से हटाना है। मैंने इसको डेबिट किया था, अभी मेरी बुक से, बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएंगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। सर लेकिन उन्होंने तो 800 दिया। हाँ बेटे, अब जो 200 रुपए रह गए वो हमारे लिए लॉस है, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200। हमने 1000 रुपीज का क्लेम वहां पर दिया था, उन्होंने 800 रुपए हमें पास करके दिए, तो बाकी का 200 रुपया हमारे लिए लॉस हो गया बेटा, जिसको हमने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और हमने इसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको याद करवा रखा है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। मैंने आपको ये रूल में लिखवा रखा है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो पहले यहां पर लॉस हुआ, सेकेंड एंट्री के अंदर हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लिया कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे। ठीक है, एज डेटर बना लिया, है नहीं वो डेटर, लेकिन मान लो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। तो हमें जब उससे पैसा लेना है तो बेटे उसको हमारे लिए एसेट हो गई, और एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया और ये लॉस अपनी बुक से हटा दिया कि अब तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस हो गया। फाइनली इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 800 रुपीज दिए। तो डेबिट के लिए मेरे पास रूल नंबर 1 क्या कहता है? हमारे पास क्या आया? चेक आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800। इंश्योरेंस कंपनी को मुझे बुक से हटाना पड़ेगा क्योंकि उसने अब पैसा दे दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्रेडिट कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी 1000। बेटे अब जो 200 रुपीज मुझे नहीं मिले वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है बेटे? ड्राइंग्स मीन्स amount or goods withdrawn by the proprietor for पर्सनल। ड्राइंग्स का मतलब है बेटे वो अमाउंट या वो गुड्स जो विड्रॉ किए जाते हैं बेटे प्रोप्राइटर द्वारा, बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बेटे पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग्स के अंदर आप कैश विड्रॉ कर लें या गुड्स विड्रॉ कर लें अपने पर्सनल यूज के लिए बेटे, जब प्रोप्राइटर उसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा उस अमाउंट को, गुड्स को या कैश को बेटा या अमाउंट को, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स बिजनेस के लिए बेटे एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और सारे एक्सपेंस बेटे डेबिट होते हैं। तो हम दोनों ही केस में एंट्री लिख देते हैं बेटे, दोनों ही केस में एंट्री लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्राइंग्स इन कैश, हमारे पास एंट्री आएगी बेटे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ये एंट्रीज सारी बेटे आपको लर्न करनी है, ये स्पेसिफिक एंट्रीज हैं। मैं आपको लॉजिक समझाता जा रहा हूं, लेकिन याद आपको करनी है बेटे। अगर एंट्रीज लर्न नहीं है तो फिर आप अकाउंट्स में दिक्कत करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर ड्राइंग्स बेटा कैश में है, ड्राइंग्स इन कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ड्राइंग्स गुड्स में है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर ड्राइंग्स कैश में है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अगर गुड्स में की जा रही हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, बेटे सारी की सारी ना स्पेसिफिक एंट्रीज हैं, ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, ये आप लोगों को लर्न करनी है बेटे। टाइम पर आते आते बेटे, एक टाइम पर आते आते मैं आपको इन सब का जवाब दे दूंगा, मैं इन सब का आपको लॉजिक समझा दूंगा बेटे, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एक टाइम ऐसा आएगा बेटे जब मैं आपको इन सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को समझाऊंगा, इन सारी एडजस्टमेंट का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 1, आपके गोडाउन में रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, आपकी शॉप पे रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, इट मींस stock of unsold goods at the end of accounting period। आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपको एक और अच्छी बात यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी क्लोजिंग स्टॉक के सामने दो वैल्यू दी जाए, मान लो बेटे आपको क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक के आगे आपको दो अमाउंट दे दिए बेटे, कौन कौन से दो अमाउंट दे दिए बेटे? एट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट आपको बता दे, और एट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो ये है 10,000 और ये है 8,000, तो आपको हमेशा याद रखना है बेटे, इंडिया में एक लॉ के अकॉर्डिंग, इंडिया में चलने वाले लॉ के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। यानी आपको 8,000 रुपए के अंदर बेटे उसको एंट्री करना है, 8,000 में आपको उसकी एंट्री करनी है। सर एंट्री क्या होगी बेटे? आप लोग जल्दी से लर्न करते जाएंगे, मैं आपको फिर दोबारा से विश्वास दिलाता हूं, एक टाइम पर आने पर, एक टाइम के आने पर मैं आपको इन सारी एंट्रीज को लॉजिकली समझा दूंगा। अभी आप लिखिए एक बार, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप एक बार एंट्री लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटे कोई भी एक्सपेंस आपके लिए आउटस्टैंडिंग होता है when it is due and not paid. Outstanding expenses are the expenses which are due but not paid. बेटे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने पे नहीं करे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल की फीस, आपकी ट्यूशन की फीस, आपका रेंट, आपने रेंट पे करना है अपने लैंडलॉर्ड को, जो बेटा ड्यू हो गया है 1 तारीख को लेकिन आपने अभी 10 तारीख तक पे नहीं किया है। तो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो आप बेटा आप खुद समझो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस which are due but not paid, आपकी जिम्मेदारी थी बेटे इनको पे करना लेकिन आपने पे नहीं करा है जबकि वो ड्यू हो गए। तो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड आपके लिए लाइबिलिटी है। और सर आपको ये बात बच्चों पता है कि लाइबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। आपको ये पता है कि लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बेटे पहले एक्सपेंस ड्यू होता है उसके बाद एक्सपेंस पे होता है। पहले एक्सपेंस ड्यू होता है उसके बाद एक्सपेंस पे होता है। तो पहले एक्सपेंस ड्यू होगा उसके बाद पे होगा, पहले एक्सपेंस ड्यू होगा उसके बाद पे होगा। तो बेटे आप ध्यान से सुनो, पहले एक्सपेंस ड्यू हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो एंट्री क्या बनेगी बेटे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है बट नॉट पेड, वो पे नहीं हुए तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई बेटे। और लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं बेटे, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। पहले एक्सपेंसेस हुए इसलिए डेबिट हुए, वो पे नहीं किए हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटे प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आपने बेटे आपके कुछ खर्चे हैं जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे बच्चों, मान लो बेटे ये है जनवरी, ये है फरवरी, जनवरी फरवरी, बेटे जनवरी का जो रेंट है वो 5,000 है, फरवरी का रेंट है 5,000 है। बेटे आपने ना जनवरी का जब रेंट पे करा 5,000 रुपए, आपने इसके साथ साथ फरवरी का रेंट भी पे कर दिया बेटे, यानी आपने जनवरी में टोटल 10,000 पे कर दी। आपने जनवरी में टोटल 10,000 पे कर दिए बेटे। तो एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस आपने पहले पे कर दिया बेटे। तो आप समझो बेटे, आप बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर आप एडवांस पे कर रहे हैं बेटे तो वो आपके लिए एसेट है, वो आपके लिए एसेट्स हैं बेटे, क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया। तो कोई भी एक्सपेंस जो आप एडवांस पे कर देते हो बेटे वो आपके लिए एसेट बन जाता है। और एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं बेटे, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। यस सर, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर याद करा लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटे, वैसे ही एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट।
कि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होती हैं, इसलिए एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसलिए वो डेबिट हो गए हैं टू एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्सपेंस इस बार का नहीं था बेटे, ये एक्सपेंस अभी नेक्स्ट मंथ का था, आपने पहले पे कर दिया इसलिए वो आपके लिए प्रीपेड हो गए। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, एक्सपेंस के बाद हम इनकम पे चलते हैं। अक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब एक्सपेंस के बाद हम लोग इनकम पर आ गए, एक्सपेंस के बाद इनकम पर आ गए। मैं आपको समझाता हूं पहले। बेटे ये है रामलाल, रामलाल बेटे टीचर है। बेटे ये अपने कोचिंग में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। मान लो बेटा ये इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये इनको पढ़ाता रहा है। इन स्टूडेंट्स की फीस ड्यू हो गई है, लेकिन बेटे अभी इन्होंने फीस दी नहीं। रामलाल कहता है, रामलाल कहता है कि मेरे को इन सारे स्टूडेंट से अभी फीस लेनी है। तो हमने उससे पूछा मास्टर जी आपकी फीस ड्यू हो गई है? कहता है हाँ, मैं तो 1 तारीख से पढ़ा रहा हूँ, 15 दिन हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो इसका मतलब उसकी इनकम ड्यू तो हो चुकी है, इनकम उसकी यहाँ पर अर्न हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई। यानी उसने इनकम अर्न तो कर ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं करी। यानी रामलाल कहता है कि 15 दिन से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, मेरी इनकम अर्न तो हो गई है, मैंने इनकम कमा तो ली है, लेकिन अभी मुझे बच्चों ने दी नहीं है इसलिए रिसीव नहीं हुई। तो वैसी इनकम जो अर्न की जा चुकी हो लेकिन रिसीव ना हो बेटे, उसको कहा जाता है अक्रूड इनकम, उसको कहा जाता है अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स होती हैं, क्योंकि इनकम है बेटे, इनकम अर्न की जा चुकी है, मिली नहीं है बात अलग है, बाद में मिल जाएंगी, लेकिन है तो हमारे लिए एसेट क्योंकि इनकम मैं अर्न कर चुका हूं। तो द इनकम विच हैज बीन अर्न बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, मैं यहां लिख देता हूं, द इनकम which has been earned but has not been received is called accrued income। इसलिए बेटे उसको अक्रूड इनकम कहा जाता है। इनकम जो अर्न की जा चुकी है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है वो आपके लिए अक्रूड इनकम है। एसेट है आपके लिए इसलिए वो डेबिट होगी बेटे। accrued income account debit to income account, all income and gains are credited, इसलिए इनकम बेटे क्रेडिट हो रही है। accrued income account debit to income account। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इनकम received in advance, income received in advance or unearned income।
income received in advance और unearned income। बेटे अब आप खुद सोचो कि अगर आप एडवांस इनकम किसी से ले ले बेटे, जो अभी आपने कमाई ना, जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरी बात को समझना बेटे, ये है रामलाल, ये आगे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है बेटे, ये आगे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है बच्चों, और इन सारे स्टूडेंट से फुल ईयर की फीस बेटे, पूरे साल की फीस एडवांस लेता है। मतलब वो इन सारे बच्चों से पूरे साल की फीस एडवांस लेता है बेटे। मान लो उसने अप्रैल में ही फीस ले ली पूरे साल के लिए, तो बेटा आप देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने आगे आने वाले 11 महीने की फीस एडवांस ले ली है बेटा इन स्टूडेंट से। अभी तो उसने अप्रैल में इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसने वो इनकम भी पहले ही रिसीव कर ली जो उसको बाद में अर्न करनी थी बेटे। उसको अप्रैल की इनकम अप्रैल में अर्न करनी थी, मई की मई में, जून की जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, लेकिन उन सारे मंथ्स की इनकम को भी, उन सारे मंथ्स की इनकम को भी उसने एडवांस में ले लिया बेटे। जब वो एडवांस में ले लेगा बेटे, तो उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि उनको अब इन बच्चों को मार्च तक पढ़ाना है, क्योंकि उसने फीस एडवांस में ले ली। तो बेटे अगर आप कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कराते हैं किसी काम के लिए, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको फिर उनको वो काम करके देना है बेटे, जो आपने जिसके लिए पैसा लिया है। तो अगर आप किसी भी इनकम को, किसी भी अमाउंट को एडवांस रिसीव कर लेते हैं बेटे, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और हमें पता है कि लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो आप एंट्री क्या कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम received in advance account। इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये आपके लिए लाइबिलिटी बन गई बेटा, इसलिए ये क्रेडिट हो रही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डेप्रीसिएशन। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी बहुत अच्छे से बताया था बेटे कि डेप्रीसिएशन मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। द फॉल in the value of fixed assets is called depreciation। मैं यहाँ लिख देता हूं बेटे, ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स value of these assets decreases every year। This fall in value is called depreciation। एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लगाता है वो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस से इंटरेस्ट मांगता है। मैंने आप लोगों को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था
बेटे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बेटे ये टू डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं। बेटे ये दो डिफरेंट एंटिटी हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट एंटिटी होती हैं। हम लोगों को अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। हम लोगों को अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब बेटे बिजनेसमैन ने जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बेटे, वो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस से इंटरेस्ट मांगता है। वो बिजनेस से कहता है कि मेरी कैपिटल मेरे को इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस कहता है ठीक है भाई, हम आपको इंटरेस्ट पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैपिटल पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। हाँ बेटे, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस बट गेन टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए गेन है, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस हो गया। बिजनेसमैन ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और वो अपने बिजनेस से कहता है कि मेरे को उस 5 लाख के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग ब्याज दे दें, इंटरेस्ट दे दें। तो बिजनेस ब्याज तो दे देगा उसको 5 लाख पे 10%, लेकिन वो बिजनेस के लिए क्या है बेटे? वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटे? एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। तो सर हम इस वाली बात को एक बार लिख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। बेटा जरूर लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense for the business, but gain to the proprietor. Interest on capital, interest on capital is an expense for the business but gain to the proprietor. सर ऐसे ही अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ऐसे ही अगर उसकी ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस ने इंटरेस्ट मांग लिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मांग लिया तो बेटे बिजनेसमैन जो पैसा पर्सनल विड्रॉ करेगा, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, तो बिजनेस अब बिजनेसमैन को बोलता है कि जो पैसा आपने पर्सनली विड्रॉ किया है अब आप मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। यानी अब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बिजनेस उस इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। ओके सर, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? एंट्री बनेगी बेटे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम हो गई बेटा, इसलिए वो देखो क्रेडिट हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है।